तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है राष्ट्रपति। देखिए, जब मैंने आप लोगों को भाग पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को पॉलिटी भाग के थ्रू पढ़ाऊंगा। और भाग 5 अगर आपको याद होगा तो हमने भाग 5 में क्या पढ़ा था, संघ पढ़ा था, ठीक है। और संघ में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था हमने, 52 से लेकर 151 तक। तो उसमें सबसे पहले संघ में स्टार्ट होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति को पढ़ने के पहले आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो है वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति। लेकिन ये केवल किताबों में है। अगर आप वास्तविक ताकत देखेंगे तो प्रधानमंत्री में है। देखिए, नरेंद्र मोदी, आज पूरे भारत में मोदी मोदी होता है ना, लेकिन वो किस पद पर विराजमान है? प्रधानमंत्री के पद पर। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का पद वास्तविक तौर पर सबसे सर्वशक्तिशाली पद होता है, लेकिन संवैधानिक हिसाब से राष्ट्रपति को सबसे बड़ा पद माना गया है। इसलिए जो सारी सुप्रीम पावर वाली चीज़ें हैं वो हम राष्ट्रपति के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आप इतना ख्याल रखिए कि राष्ट्रपति भारत की सबसे बड़ी पावर है, लेकिन किताबिक तौर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संघ स्टार्ट कहाँ से होता है? आर्टिकल 52 से। और सबसे बड़ी पावर क्योंकि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ही 52 में होगा, अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। वो संवैधानिक प्रधान होगा, संविधान में सबसे ऊपर पद होगा उसका। और भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होगा, ठीक है। जो भारतीय गणतंत्र देश है हमारा, उसका प्रमुख होगा, ठीक है। और इसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाएगा। भारत में अगर सबसे ऊपर पद कौन सा? राष्ट्रपति का। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन हुआ? राष्ट्रपति हुआ, ठीक है। हम इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल को, आर्टिकल 53, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी। कार्यपालिका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, कार्यपालिका क्या होती है? जो कार्य करता है, यानी कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य जो होंगे वो कार्यपालिका होंगे, और उसकी शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब लोकसभा और राज्यसभा कोई भी कार्य करेगी तो वो राष्ट्रपति के नाम से करेगी। प्रधानमंत्री कोई भी कार्य करेंगे तो वो राष्ट्रपति के नाम से करेंगे प्रधानमंत्री। उसका सारा फायदा देश को, प्रधानमंत्री को हो रहा है, लेकिन वो किसके नाम से करेंगे? राष्ट्रपति के नाम से करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम मात्र के, मतलब एक तरह से हेड होते हैं, ठीक है, किताबिक तौर पर। तो कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। मैंने बताया अभी आपको कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस में होती है? मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मंत्री में, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, इन लोगों में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता की। देखिए, अगर राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, पूरे देश का संवैधानिक प्रमुख है, तो इसकी जो योग्यता होगी वो कुछ अलग होनी चाहिए नॉर्मल पदों से। तो राष्ट्रपति होने के लिए क्या चाहिए? पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। आप हमारे देश का प्रमुख बना रहे हैं किसी को, वो हमारे देश का हो ही ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, जो मैं टॉपिक पूरा पढ़ा रहा हूँ ना, आपको केवल ये जो अनुच्छेद में पढ़ाऊँगा, 7-8 अनुच्छेद, वो केवल याद करने हैं। बाकी जो थ्योरी है केवल आप मेरे साथ सुनते जाइए। मैं आपको ऐसा समझा दूंगा, आपको ज़िंदगी में दोबारा राष्ट्रपति को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस इट दैट यू हैव नॉट टू रीड इट अगेन, ठीक है। चलिए बस थ्योरी सुनते जाइए, बाकी आपको आर्टिकल्स में एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा बाद में भी, और इस टॉपिक के भी बाद, ठीक है। और बाकी बाद में हम लोग आर्टिकल का टॉपिक बाद में लाएंगे जब पूरी हमारी पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई संवैधानिक प्रधान है, तो इंडिया का तो होना ही चाहिए। फिर देखिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। मतलब भारत का जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। क्यों? देखिए, 35 साल ही क्यों? देखिए, अगर हम बात करें और पदों की, तो क्योंकि ये राष्ट्रपति सबसे प्रधान है देश का, ठीक है, सबसे प्रमुख है। और कम उम्र में क्या होती है, उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है। आदमी किसी चीज़ में उत्साहित हो जाता है, किसी चीज़ पर त्वरित फैसले ले लेता है। इसलिए राष्ट्रपति क्योंकि सबसे बड़ा पद है इंडिया का,
कम से कम किताबिक तौर पर, तो इसलिए सबसे ज़्यादा उम्र रखी गई है 35 वर्ष की उम्र, ताकि आदमी एक मैच्योरिटी के लेवल को पार कर ले। ठीक है, आदमी एक मैच्योर लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, तो इसलिए इसकी उम्र 35 साल रखी गई है। सबसे ज़्यादा उम्र रखी गई है राष्ट्रपति के लिए ही, नहीं तो 35 वर्ष किसी के लिए भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें, केवल 25 साल चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो कि लोकसभा सदस्य की है। राज्यसभा सदस्य की बात करें 30 साल उम्र चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 35 साल रखी गई। क्यों? आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई भारत का सबसे प्रमुख पद होता है राष्ट्रपति, तो उसके लिए हम एक मैच्योर पर्सन चाहते हैं, इसलिए इसकी उम्र को 35 वर्ष रखा जाता है। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर देखिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। देखिए, लोकसभा सदस्य कौन बनता है? लोकसभा सदस्य वो बनता है जो लोकसभा का चुनाव जीतता है, और लोकसभा सदस्य में जो प्रमुख नेता होता है लोकसभा का सत्ताधारी दल का, वही हमारा प्रधानमंत्री बनता है, पीएम बनता है ना? इतना आप पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था आपको। तो जो लोकसभा सदस्य बनने की ताकत रखेगा, जो प्रधानमंत्री बन सकता है लोकसभा सदस्य, तो राष्ट्रपति भी बन सकता है। इसलिए इसको लोकसभा सदस्य के बराबर योग्य माना जाएगा, अगर वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है तो। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य जो व्यक्ति होगा, उसको राष्ट्रपति बनने योग्य भी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बड़ा पद है लोकसभा सदस्य। ठीक है, लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव के समय किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, अगर आपने मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, आप किसी मंत्री के पद पे या किसी पद पे, तो आपको पद छोड़ना होगा। ठीक है, आप पद छोड़िए, चुनाव लड़िए। ठीक है, राष्ट्रपति का अगर आप लड़ना चाहते हैं। फिर देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति अगर भारत का कोई बन रहा है तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। देखिए, अगर बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो इंडिया एक धीरे धीरे एजुकेटेड कंट्री बन रही है। यहाँ के लोग पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। लेकिन जिस समय देश आज़ाद हुआ, आज से 75 साल पहले, उस समय भारत देश इतना शिक्षित नहीं था। ठीक है, शिक्षा की कमी थी। तो इसलिए उस समय के संविधान निर्माताओं ने उस समय के हिसाब से इसको इस तरह रखा कि पढ़ा लिखा होना राष्ट्रपति बनने का क्राइटेरिया नहीं होगा, इससे कि एक आम नागरिक भी इस पद तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 54 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी तक हमने जितने आर्टिकल पढ़े उनमें 53 और 54 दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। 52 में तो राष्ट्रपति हम जानते ही हैं, शुरू ही हो रहा है वहाँ से। 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। कैसे याद रखेंगे? 5-4। देखिए, राष्ट्रपति क्या है? एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है। ठीक है, वो क्या हुआ? वो अपनी साइकिल लिया। ठीक है, और साइकिल पे एक आदमी बैठ के ऐसे वो जाने लग गया। ठीक है, कहाँ जाने लग गया? वो जाने लग गया अपने चुनाव के लिए। ठीक है, कहाँ जाने लग गया? अपने चुनाव के लिए जाने लग गया। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जा रहा था। ठीक है, तभी रास्ते में क्या हुआ? उसकी साइकिल जो है पंचर हो गई। ठीक है, तो 5-4 से क्या बना? पंचर। ठीक है, किस लिए जा रहा था? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जा रहा था, कि मुझे भारत का सबसे बड़ा पद चाहिए, राष्ट्रपति बनना है। लेकिन क्या हुआ? रास्ते में क्या हुआ? उसकी गाड़ी पंचर हो गई। तो पंचर से क्या समझ में आएगा? कि चुनाव के लिए जा रहा था, पंचर हो गई, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, कम से कम किताबिक तौर पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है पंचर। ठीक है, 54 जो है 54। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल की बात की गई है। देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप। देखिए, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होगा? देखिए, कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। कार्यपालिका मतलब लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति, क्योंकि पूरे देश की कार्यपालिका को संभालता है, इसलिए राज्यों की भी उसमें भूमिका हो, इसलिए क्या किया गया? राज्यों की विधानसभाओं को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो राज्यों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, याद रखिएगा, मतलब जो चुन कर आए हैं, जिनका चुनाव हुआ है, जिनको जनता ने वोट दिया है, केवल वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। ठीक है, और राज्य की विधानसभाओं के जो वोट हैं, वोट काउंटिंग है, वो राज्यों की जनसंख्या पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उनके वोट डिपेंड करेंगे। और बाकी लोकसभा और राज्यसभा के जो वोट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर मानी जाती है इनकी वैल्यू। ठीक है, मैं ये ब्रीफ बता दिया, ज़्यादातर आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कभी पीसीएस में पूछा गया तो आप याद रखिएगा कि राज्य की जो विधानसभा होती है, क्या इनके वोट में अंतर होता है या फिर सभी विधायकों को बराबर वोट माना जाता है? नहीं, राज्यों की जो विधानसभा होती हैं उनके वोटों में अंतर होता है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होती है उसके हिसाब से इनके वोट परसेंटेज निकलते हैं। ठीक है,
राज्य की जनसंख्या से विधानसभा सीटों से भाग देकर, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का जो वैल्यू है, जो उनकी वोट की वैल्यू, वो बराबर मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ते हैं तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की वैल्यू बराबर होती है। राज्यसभा की वैल्यू, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, उनकी वैल्यू डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट, ठीक है। वो आपस में वेरी करती हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। केवल आप थ्योरी पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, आपको एक भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। थ्योरी के लास्ट में आप देखेंगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 100 से अधिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप देखिएगा सारे क्वेश्चन आप इजीली टिक कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, मतलब मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा ने बोल दिया कि हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या चुनाव को रद्द मान लिया जाएगा? नहीं, चुनाव रद्द नहीं होगा। विधानमंडल अपूर्ण हो, पूर्ण हो, पूरे लोग वोट करने आए नहीं आए, जितने लोग रहेंगे उतने लोगों से ही वोटिंग कराई जाएगी, और राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण माना जाएगा और राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, क्या ऐसा होता है कि किसी कोई केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हो? भाई, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं तो शामिल हो गई, हम समझ गए। क्या कोई ऐसी जगह है जिनके, कोई केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ जो शामिल हो राष्ट्रपति के चुनाव में? तो हाँ, 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, उसके तहत ये डिसाइड किया गया कि पांडुचेरी और दिल्ली दो ऐसी जगहें होंगी, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होंगे, पांडुचेरी और दिल्ली, जहाँ की विधानसभा, क्योंकि पांडुचेरी में भी विधानसभा का चुनाव होता है और दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होता है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव में जानते हैं आप, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो यहाँ के विधानसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब कि चुन कर आए हैं, उन सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, बार बार ये निर्वाचित सदस्य आ रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, विधानसभाओं में ऐसा होता है कि दो चार सदस्य, ठीक है, या फिर राज्यसभाओं में, ठीक है, कि यहाँ पर लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में कुछ सदस्य क्या होते हैं, जो जिनका समुदाय कम होता है, ठीक है, आंग्ल इंडियन वगैरह, उनको राज्यपाल या राष्ट्रपति जो होते हैं वो चुन लेते हैं, ठीक है, मनोनीत कर लेते हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्व के लिए कि आपका भी प्रतिनिधित्व है लोकसभा में या राज्य विधानसभा में। तो उन सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता है वोटिंग का, ठीक है, याद रखिएगा। मनोनीत सदस्य मौका नहीं पाएंगे, केवल निर्वाचित सदस्यों को ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। 70वां संविधान संशोधन से क्या हो रहा है? दिल्ली और पांडुचेरी को जोड़ ले रहे हैं। क्यों? यहाँ पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी की अगर बात की जाए, तो अब देखिए क्या हुआ। अगर मान लीजिए कोई लोकसभा सदस्य, आपने हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर कोई लोकसभा सदस्य बनने योग्य है तो वो निर्वाचित हो सकता है। अब मान लीजिए कोई भी राह चलता व्यक्ति बोल दे कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो क्या वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़ा हो जाएगा? नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो जाएंगे और वोटिंग करवाना में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव वही लड़ेगा जिसमें निर्वाचन मंडल, जो कि निर्वाचन मंडल है मतलब राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और ये जितने भी लोग चुन रहे हैं, इनमें से 50 सदस्य प्रस्तावक हों। मतलब प्रस्ताव रखें, 50 सदस्य कहें कि इस व्यक्ति को हम प्रस्ताव रखते हैं, इस व्यक्ति के पक्ष में हम वोटिंग कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाया जाए, ठीक है। 50 जो सदस्य होते हैं प्रस्तावक या अनुमोदक होने चाहिए। कम से कम 50 सदस्य कहें कि हाँ, इस व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, तब वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। आप समझ गए ऐसा क्यों किया गया? ताकि कोई भी ना कि मैं ही जैसे खड़ा हो जाऊं कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो चलो भाई, जीतें चाहे हारें, कम से कम मीडिया में नाम तो आ रहा होगा, ठीक है, फेमस तो हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। कम से कम 50 लोग जो हैं, 50, वो भी जनता नहीं, 50 ये जो सांसद वगैरह हैं, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये लोग जो हैं, ये जो हैं 50, यहाँ हुआ ना निर्वाचन मंडल जो है, जो चुनने वाला मंडल है, 50 सदस्य कम से कम वो होने चाहिए, प्रस्तावक या अनुमोदक, ठीक है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। देखिए, अगर अमेरिका के संदर्भ में बात करें, अमेरिका में 4 साल का चुनाव होता है, ठीक है। हमारे यहाँ कितने साल का होता है? 5 साल का होता है लोकसभा का चुनाव। और वहाँ पर केवल 2 बार कोई भी राष्ट्रपति रह सकता है। जैसे बराक ओबामा की अगर बात करें, बराक ओबामा अमेरिका के काफ़ी फेमस राष्ट्रपति थे, और आपको पता होगा बराक ओबामा ने जो है काफ़ी अच्छे काम किए थे अमेरिका के लिए। वो इतने फेमस थे, अगर वो तीसरी बार भी चुनाव लड़ते, तीसरी बार भी जीत जाते। लेकिन क्योंकि अमेरिका में केवल 2 बार चुनाव लड़ने का प्रावधान है, इसलिए बराक ओबामा अमेरिका के केवल 2 बार राष्ट्रपति बन पाए, ठीक है। उम्मीद है आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं ध्यान देना, केवल आप मेरे साथ अनुच्छेदों को ध्यान देते रहिए। थ्योरी मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आप पूरी थ्योरी होने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे, बस आप ध्यान से सुनते जाइए।
पॉलिटी की आपको टेंशन एकदम नहीं लेनी है, ठीक है, मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम तब से राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होता किस तरह से है, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करें, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है कि एवरेज के हिसाब से हम लोग देखते हैं, अनुपात के हिसाब से। मैंने अभी बताया, राज्य विधानसभा है तो राज्य विधानसभा को हम देखेंगे किस राज्य में कितने वोट हैं, उसको फिर विधानसभा की सीटों से भाग दिया जाएगा। लोकसभा सीटें देखी जाएँ तो लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट का वोटिंग का परसेंटेज सेम रखा जाएगा, तो अनुपात देखा जाता है, ठीक है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो गई। और देखिए क्या होता है, एकल संक्रमण मत पद्धति, ठीक है। तो एकल संक्रमण मत पद्धति, समानुपातिक और एकल संक्रमण मत पद्धति से चुनाव कराया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतदान क्यों कहा जाता है? देखिए, मोदी अगर चुने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, या फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, सपोज करिए, तो ये क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, जनता इनको वोट दे रही है और इनका चुनाव हो रहा है, ठीक है। इनको चुना जा रहा है एज अ लोकसभा सदस्य, या किसी भी व्यक्ति को, जो भी किसी जिले का या किसी लोकसभा सीट का अगर बन रहा है सांसद, तो उनको चुना जा रहा है एज अ लोकसभा सदस्य। तो प्रत्यक्ष जनता चुन रही है, जनता प्रत्यक्ष वोट दे रही है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करें तो हम जनता ने जिसको वोट दिया है, जिस लोकसभा सदस्य को या जिस राज्यसभा सदस्य को या फिर जो राज्यसभा सदस्य बना है वो, ठीक है, ये लोग फिर राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो एक तरह से एक बार जनता ने लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य को चुन लिया, हाँ, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो फिर जाके राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कर रहे हैं। तो वोटिंग तो हो रही है लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे हो रही है, डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, फिर अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद आ गया, कोई झगड़ा हो गया दो पार्टियों के बीच में कि यहाँ पर गलत हुआ है वोटिंग, यहाँ पर काउंटिंग गलत हुई, ये हुआ है वो हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसका फैसला केवल उच्चतम न्यायालय लेगा, सुप्रीम कोर्ट ही उसका फैसला लेगा, वही हायर अथॉरिटी बनेगा कि क्या होना चाहिए, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। इसका फैसला कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय लेगा, ठीक है। चलिए, देखिए, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, और उसने मान लीजिए 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो भी वो रहा, और उसके बाद उसने कुछ राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किए, ठीक है, तो अगर उसके बाद उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया 20 दिन बाद, तो उसने जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कार्य किए हैं वो अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे, ऐसा राष्ट्रपति के पद पर प्रावधान है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए अगर 20 दिन उसने कुछ अच्छे काम किए हैं, उनको दूसरी पार्टी आकर रद्द घोषित कर दे, तो देश तो हमारा एक तरह से 20 दिन पीछे हो गया। कि देश का जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है राष्ट्रपति, किताबिक तौर पर कम से कम, उसने 20 दिन कोई कार्य किया और दूसरी पार्टी ने उसको अवैध घोषित कर दिया, तो देश हमारा 20 दिन पीछे जाएगा। तो इसलिए ऐसा प्रावधान बनाया गया कि उसके द्वारा अगर किए गए कोई कार्य हैं तो उनको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। राष्ट्रपति कितने पद दिन का पद होता है? 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए चुना जाता है। कब से? पद ग्रहण करने की तिथि से। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए चुनाव आज हुआ, कल रिजल्ट आ गया, राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, तो क्या ठीक उसके 5 साल बाद उसको हटा दिया जाएगा? नहीं। अगर आज राष्ट्रपति बन गया, उसने 20 दिन बाद अपना पद संभाला, ठीक है, आज भले चुनाव हो गया और पता चल गया कि फलाने व्यक्ति जो हैं वो राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, लेकिन अगर 20 दिन बाद उसने अपना पद संभाला, ठीक है, तो 20 दिन बाद मान लीजिए उसकी तबीयत खराब है, 20 दिन बाद वो अपना व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाल रहा है, तो 20 दिन बाद से काउंटिंग शुरू होगी, जिस दिन से वो पद संभालेगा उस दिन से 5 साल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए, अपने पद के समाप्ति के बाद वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, कोई भी अगर हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इस तरह से बात करें, ठीक है, तो आप राष्ट्रपति को अगर देख रहे हैं तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि चुनाव होकर दोबारा उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जा रहा। क्यों ऐसा बनाया गया प्रावधान? ऐसा प्रावधान इसलिए बनाया गया राष्ट्रपति के संदर्भ में कि मान लीजिए देश का सर्वाधिक ऊंचा पद है, सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, हम लोगों ने पढ़ लिया, अगर वो हट जाता है और उस समय देश में कोई भी अन्य राष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति का चुनाव जो है
प्रगतिशील है, धीरे धीरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय तो देश का कोई राष्ट्रपति नहीं है। उसी समय किसी विदेशी देश ने आक्रमण कर दिया या कोई ऐसी संकट या समस्या आ गई, तो देश के पास कोई व्यक्ति ही नहीं है जो फैसले ले सके देश के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च पद जो है हमारा संवैधानिक तौर पर, किताबिक तौर पर, वो तो है ही नहीं। तो इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि उत्तराधिकारी जब तक नहीं आ जाएगा, जब तक कि नया निर्वाचन होकर मतलब राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा, ठीक है, तब तक उसके पद को खाली नहीं माना जाएगा, तब तक वो पद ग्रहण किया रहेगा पुराना वाला ही राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए। पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित पत्र द्वारा, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? एक बात बताइए, राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद हो गया, राष्ट्रपति से बड़ा पद कोई नहीं है। अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाए? शपथ हमेशा कौन दिलाएगा भाई? जो हमसे ऊपर होगा वही तो हमको शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति के ऊपर तो कोई है नहीं, एक तरह से यही माना जाता है कि जो ऊपर लगभग होता है वो शपथ दिलाता है। अब राष्ट्रपति के ऊपर तो कोई है नहीं, तो शपथ कौन दिलाएगा? तो ऐसा माना जाता है कि अगर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, न्यायपालिका का हेड है, ठीक है, लोगों को न्याय दिला रहा है। और वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा, अगर कोई भी विवाद होगा, यहाँ हम पढ़ चुके हैं, कोई भी विवाद होगा, अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय उसको देख रहा है। तो उच्चतम न्यायालय जब इनके विवादों का फैसला कर रहा है तो ठीक है, उच्चतम न्यायालय को ही ये हक दे दिया जाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, कि ठीक है, आप राष्ट्रपति को शपथ दिलाइए। हालांकि राष्ट्रपति से छोटा पद है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो राष्ट्रपति से नीचे हैं अगर पद क्रम की बात करें हम तो, लेकिन कोई राष्ट्रपति से बड़ा पद नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद जो होता है वो काफ़ी मतलब गौरवशाली पद होता है, काफ़ी बड़ा पद होता है, सम्मानित पद होता है, न्यायपालिका का प्रमुख है वो। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए लोग जाने जाते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति के जो शपथ की बात है, शपथ दिलाने की बात है, वो कार्य किसको सौंपा गया है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। आप लोग, मेरी उम्मीद है, बात समझ गए होंगे। अब कभी भी राष्ट्रपति का अगर शपथ पूछेगा आपके दिमाग में तुरंत आएगा उनसे बड़ा कोई पद नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काफ़ी सम्मानित होता है, तो उनको ये पद दे दिया गया है कि आप राष्ट्रपति का शपथ करवाइए। अगर वो नहीं उपस्थित हैं तो कौन कराएगा? जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, मतलब जो 2 नंबर के न्यायाधीश हैं, जो कि आगे चलकर हो सकता है सीजीआई बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, मुख्य न्यायाधीश बने। तो ऐसे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 57 की बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 57 की बात कर लेते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात होगी। हमने पहले ही पढ़ा, इंडिया में राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं, अमेरिका में केवल 2 बार बन सकते हैं। भारत में आप जितनी बार चाहें उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कैसे होगा? ये किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 57 के तहत होगा। ठीक है, तो ये किसमें? 57 में है। ठीक है, आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन की बात की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी अपने पद को त्याग सकते हैं? राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी अपने पद से हट सकते हैं? तो हट सकते हैं अगर, तो किन कंडीशनों में हट सकते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे कि मैं अपने काम, जिस पद पर हूँ मैं अब उस पर कार्य नहीं करना चाहता हूँ, अतः मैं हटना चाहता हूँ। अब इस पर भी सवाल उठता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसको अपना त्याग पत्र दे। ठीक है, अब क्योंकि सम्मानित पद है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सम्मानित पद है। अब वो क्योंकि आपको शपथ ऑलरेडी दिला चुके हैं, एक काम तो उनको दे दिया गया कि आप शपथ दिलाइए, आपको बड़ा माना जा रहा है इस संदर्भ में राष्ट्रपति का जो है आप शपथ दिला रहे हैं, तो त्याग पत्र, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है, तो वो कौन करे? शपथ तो बड़ा काम है, ठीक है, बड़ा ऑर्गेनाइज होगा, मीटिंग हो, आज राष्ट्रपति का शपथ है, सब लोग इकट्ठा होंगे, टीवी में देखेंगे, लेकिन त्यागपत्र तो अचानक से आता है, उसके लिए कोई बहुत वो नहीं करना होता, सम्मेलन नहीं करना होता है, मीटिंग नहीं करनी होती कि भैया बहुत बड़ा मीटिंग है, लोगों को बुलाओ, आज राष्ट्रपति का त्यागपत्र है। ऐसे नहीं है, त्यागपत्र तो लोग अचानक से दे देते हैं। तो उसके लिए मुख्य न्यायाधीश को नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो ऑलरेडी शपथ दिला चुका है। तो किसको करेंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको करेंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उम्मीद है आपको याद रहेगा। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, चलिए, अब उपराष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा को के अध्यक्ष को तुरंत सूचित कर देगा कि ऐसा है भैया, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हमने पढ़ लिया कि अगर वो हटना चाहे खुद, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देंगे। दूसरा और क्या रीज़न हो सकता है वो देख लेते हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान के स्रोत में। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है। महाभियोग लगाकर, इस महाभियोग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संविधान का अतिक्रमण। ठीक है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। एक तरह से जैसे कानूनी प्रोसीडिंग होती है ना, प्रोसीडिंग चलती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे किस तरह की प्रोसीडिंग होती है दोनों सदनों में, किस तरह से चलता है। ठीक है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, पूर्ण रूप से न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और संविधान का अतिक्रमण है। इसलिए संविधान का अतिक्रमण कहा जाता है कि महाभियोग लगता नहीं है जल्दी। ठीक है। और बहुत मुश्किल होता है और विशेष बहुमत चाहिए होता है इसमें, और बहुत गलत इमेज जाती है इससे, इसलिए लोग ऐसा जल्दी नहीं करते हैं। इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। देश की इमेज खराब होती है। ठीक है। तो संविधान का अतिक्रमण इसलिए कहा गया कि संविधान के सबसे बड़े पद को राष्ट्रपति को आप हटा रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 61 में है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में, अगर संविधान में कोई चीज़ दी हुई है और उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, मौलिक अधिकार हैं या और चीज़ें हैं, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रावधान जो संविधान में वंचित वर्गों के लिए है, जो देश की एकता अखंडता के लिए है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप किसी दूसरे देश से मिलकर देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि संविधान में कोई प्रावधान है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो संसद के, याद रखिएगा, संसद मतलब क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद होते हैं। राष्ट्रपति आज तो खुद ही इंक्लूड हो गए महाभियोग में, तो क्या बचे? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा, संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा, तो लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन ये महाभियोग लगाने से पहले, क्योंकि भारत का इतना बड़ा पद है, उनको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी कि आपके ऊपर हम महाभियोग लगाने जा रहे हैं, इस मामले में लगाने जा रहे हैं। इतना बड़ा पद है, आप महाभियोग लगा देंगे, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। तो 14 दिन पहले उनको बता दिया कि भैया कुछ सफाई देनी हो, बोलना हो, प्रूफ देना हो अपना कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मत महाभियोग लगाइए, ऐसे ऐसे हुआ, आपको गलतफहमी हुई है तो दे दीजिए। ठीक है। 14 दिन पहले बता देंगे। ठीक है। नहीं तो 14 दिन बाद आपके खिलाफ महाभियोग हम लाएंगे किसी भी सदन में। ठीक है। लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा हो कि कोई भी व्यक्ति उठ के, कोई भी 2-4 लोकसभा सदस्य उठ के और राज्यसभा या लोकसभा के कहें कि हम महाभियोग लाएंगे, महाभियोग लाएंगे, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दें और न्यूज में आ जाए, दूसरे देश के लोग देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, देश की इमेज खराब हो रही है कि भैया ये देख लीजिए, भारत विश्व गुरु बनेंगे, इनके राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चल रहा है, तो कोई भी 2-4 लोग मिलकर ऐसा कर देंगे, देश की इमेज खराब होगी। तो इसलिए क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि जो ये प्रोसेस होगा उसमें कम से कम जिस भी सदन में, ये लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी सदन में महाभियोग लगाया जाने वाला है, उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। ये जो महाभियोग 14 दिन पहले बताया जाएगा, इसमें 1/4 सदस्य, मतलब कि अगर 100 लोग हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो 25 लोग हस्ताक्षर करके एक पेपर पे देंगे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले कि भैया ये 25 लोग आपके ऊपर महाभियोग लगाना चाह रहे हैं, इस मैटर में कुछ सफाई देनी है तो दे दो, नहीं तो 14 दिन बाद महाभियोग लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बस सुनते जाइए, अगर आपने ऐसी कभी पॉलिटी पढ़ी होगी यूट्यूब पे तो कहिएगा। ठीक है। आप बस मेरे साथ पढ़ते जाइए। आज सबसे बड़ा टॉपिक है अभी तक, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति। ठीक है। और बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, संसद के उस सदन में, जिस सदन में महाभियोग प्रस्तुत होना है, 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति के, देखिए हम लोगों ने जब वो पढ़ा था राज्यों के बारे में, राज्य की सीमा बदलनी है, नाम बदलनी है, छोटा काम है, साधारण बहुमत से हो जाएगा। साधारण बहुमत मतलब 100 वोट हैं, जिधर 51 वोट पड़ गए वो पास हो गया बिल। ठीक है। साधारण बहुमत है। ठीक है। राज्य का नाम बदल दो, राज्य की सीमा विस्तार कर दो या कम कर दो। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति को हटाना एक बहुत बड़ा काम है, देश की बदनामी होगी, ठीक है,
अगर गलत तरीके से हुआ, एक बड़ा काम है, इसीलिए इसमें क्या किया गया, 2/3 बहुमत। मतलब अगर राज्यसभा या लोकसभा जहाँ भी ये बिल पास हो रहा है, ठीक है, महाभियोग का, अगर 3 लोग हैं तो 3 लोग में 2 लोग वोटिंग करेंगे एक तरफ, तब जाकर इसको पास माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर 100 लोग हैं तो 67 लोग एक तरफ वोट करें तब इस महाभियोग को पास माना जाएगा। ठीक है, 2/3 बहुमत। और इसको क्या कहते हैं, इस बहुमत को, और जो इस तरह से आपका 2/3 बहुमत होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत से बिल पास हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सदन में 2/3 बहुमत से पास हो गया, ठीक है, तो क्या एक सदन से ही मान लिया जाएगा, नहीं। अब क्या होगा, एक सदन दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया इसको भेज दिया। अब दूसरा सदन क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। क्या करेगा, उसकी जांच करेगा कि भैया ये जो एक सदन में लगाया है लोगों ने आरोप, क्या ये सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं कि सदन के लोग मिलकर, 2/3 लोग मिलकर राष्ट्रपति को जो है बदनाम करना चाह रहे हैं, उनको पद से हटाना चाह रहे हैं। किसी एक विशेष पार्टी का उस सदन में बहुमत है तो जांच मतलब कर दिया, महाभियोग लगा दिया, तो दूसरा सदन जांच करेगा। जैसे अगर राज्यसभा में पहले पास कर दिया गया 2/3 बहुमत से, तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा, लोकसभा उसको जांच करेगा। अगर लोकसभा में पहले बहुमत महाभियोग पास कर दिया गया तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, तब राज्यसभा जांच करेगा। तो जांच करेगा, और अगर जांच करने में उसने सही पाया, आरोप सिद्ध हो गए, राष्ट्रपति के ऊपर लगाए हुए आरोप सिद्ध हो गए, तो क्या करेगा, वो फिर अपने यहाँ वोटिंग करवाएगा, राज्यसभा या लोकसभा। और वहाँ भी अगर 2/3 बहुमत मिल गया, मतलब एक सदन में तो मिल गया 2/3, दूसरे में भेजा, उसने भी जांच किया, सही मिला उसके यहाँ कि हाँ ये दोस्त तो सही है, राष्ट्रपति ने गलती की है, तो वहाँ भी 2/3 बहुमत, 3 आदमी में 2 आदमी का वोट चाहिए, वहाँ भी 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से अगर कोई वो बिल महाभियोग वाला जो राज्यसभा या लोकसभा द्वारा भेजा गया किसी भी सदन द्वारा, वहाँ भी वो पास हो गया, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। लेकिन इस पूरी कहानी में मज़ेदार क्या है, देखिए, हमने जब राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात भी करी कि राष्ट्रपति का पद जो है कैसे निर्वाचित होगा, तब तो हमने पढ़ा कि लोकसभा सदस्य वोट करेंगे, राज्यसभा सदस्य वोट करेंगे, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट करेंगे, और ये वोटों की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी राज्यों की जनसंख्या पर, हमने पढ़ा अभी। लेकिन जब हटाने की बात आ रही है तो लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा का तो हमने देख लिया कि यहाँ भी 2/3 बहुमत, यहाँ भी 2/3 बहुमत, और दोनों ने पास कर दिया तो महाभियोग मान लिया गया। लेकिन राज्य विधानसभा की कोई भूमिका नहीं है। मतलब जहाँ चुनना है, जहाँ राष्ट्रपति बनाना है, वहाँ लोकसभा को भी शामिल कर लिया, राज्यसभा को भी शामिल कर लिया, राज्य की विधानसभाओं को भी शामिल कर लिया। लेकिन जहाँ हटाना है वहाँ केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया गया। राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं होंगी, लेकिन राज्य विधानसभा महाभियोग में शामिल नहीं होंगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मज़ा आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको हमारी टीम की मेहनत कैसे लगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद अब रिक्त हो गया, महाभियोग लगा दिया, पद रिक्त हो गया, तो राष्ट्रपति के पद को हमको 6 महीने के अंदर में किसी भी हाल में भरना है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो 6 महीने के अंदर किसी भी हाल में वो पद भरा जाना चाहिए। ठीक है, कितने दिन में, 6 महीने के अंदर वो पद किसी भी हाल में भरा जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का हम पढ़ ही चुके हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है, किस दिन से, जिस दिन वो पद संभालता है उस दिन से। ठीक है, और क्या है, अगर निर्वाचन पदावधि समाप्ति हो रही है तो उससे पहले ही हो जाना चाहिए। अगर नॉर्मल वे में चल रहा है तो उससे पहले पहले ही ये काम कर लेना है। राष्ट्रपति की, जैसे मान लीजिए कि आज से 6 महीने बाद ख़त्म होने वाला है राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो 6 महीने पहले ही आप स्टार्ट कर दीजिए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। 6 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर गलती से महाभियोग वगैरह से हट गया है, अचानक से राष्ट्रपति को कोई दिक्कत हो गई, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, कुछ हो गया है, तो 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, उस 6 महीने में कौन काम संभालेगा उसका, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति कार्य संभालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय को वेस्ट किए। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो रहा है, ठीक है, अगर ये 6 महीने में भरने में कोई विलंब हो रहा है तो राज अंतराल ना हो पाए इसलिए, ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। हम लोग
पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार नहीं संभालेगा, ठीक है। राष्ट्रपति हमने पढ़ा कि तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई तब उपराष्ट्रपति संभालेगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं कि राष्ट्रपति जिंदा है और बस चुनाव होने में थोड़ा देर हो गया इसलिए उपराष्ट्रपति को बना दिया, नहीं। राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद पर नहीं आ जाता है, भले उसके 5 साल पूरे हो गए हों, ठीक है। चलिए, यदि आकस्मिकता में मतलब कोई घटना दुर्घटना हो गई और राष्ट्रपतियों के कृत्य का निर्वहन नहीं हो पा रहा है, तब राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा राष्ट्रपति के पद को? उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो गए तो ऐसी स्थिति में कौन संभालेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या उनके ना रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ये काम संभालने को दिया जाएगा। पहले कौन? भैया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का काम ही यही है, देश संभालना। मुख्य न्यायाधीश का काम क्या है? देश में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है। तो पहले तो आपस में ही दे दो, भाई राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति को दे दो, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है, तब वो मुख्य न्यायाधीश के पास आएंगे कि भैया राष्ट्रपति को शपथ आपने ही दिलवाई थी, ठीक है। तो वो कहेंगे हाँ मैंने शपथ दिलवाई थी, तो भैया वो अब नहीं रहे, ठीक है। तो ठीक है, नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति को दे दो काम। तो कहेंगे कि नहीं भैया उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कहेंगे तब क्या करें? तो भैया आपने शपथ दिलवाई, अब आप ही संभालिए। तो अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति पद का, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश संभालेंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या होगा? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति ही काम को संभालेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए, अगर राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात करें तो 5 लाख रुपए सैलरी है राष्ट्रपति की, ठीक है। और आयकर से मुक्त है, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 5 लाख का 5 लाख बैंक में अकाउंट में जाएगा, ठीक है। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, बस ध्यान से सुनते रहिए, कुछ दिक्कत नहीं है, एक बार समझ जाएंगे ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए, देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैंने केवल 3 जगह ही कलर क्यों किया है, यहाँ पर और यहाँ पर। केवल 3 जगह कलर किया हुआ है और बाकी कहीं भी कलर नहीं किया हुआ है। देखिए इसका रीज़न क्या है कि एक ऐसा चीज़ है जो कि समझने वाली है, याद करने वाली नहीं है। देखिए, अगर राष्ट्रपति के अधिकारों की बात करें और कर्तव्यों की बात करें तो नियुक्ति के संबंध में भी इनका कुछ अधिकार है, ठीक है। नियुक्ति के संबंध में क्या अधिकार है? राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल हुए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए, ठीक है। और भारत के महान न्यायवादी, लेखा परीक्षक, राज्यपाल, ठीक है, इन सब की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। इन सब की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। देखिए, नियुक्ति किसकी होगी? जिस पर चुनाव नहीं होगा, जिस पद पर। निर्वाचन किसका होगा? निर्वाचन निर्वाचन उसका होगा, निर्वाचन मतलब जहाँ वोटिंग हो रही है, जहाँ जनता के द्वारा या किसी के द्वारा चुनाव करके कोई व्यक्ति जीत रहा है। तो जहाँ वोटिंग से कोई आ रहा है उसको तो शपथ नहीं दिलवाएंगे या उसकी नियुक्ति नहीं करवाएंगे। तो जहाँ कोई चुनाव जीत कर आ रहा है तो उसकी नियुक्ति नहीं होगी, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेंगे। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर जो भी बड़ा पद है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुनाव नहीं होता है, आ गए, ठीक है। महालेखा परीक्षक, ठीक है भाई, नियुक्ति कर ली राज्य, ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति ने राज्यपाल की भी नियुक्ति कर ली, मुख्य चुनाव आयुक्त की भी कर ली, अन्य चुनाव आयुक्त की भी कर ली, संघ लोक सेवा के अध्यक्षों की भी कर ली, ठीक है, सब कर ली। वित्त आयोग अध्यक्ष, पिछड़ा आयोग अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष, राजदूत, अनुसूचित जाति जनजाति प्रशासन रिपोर्ट, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये आपने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का क्यों नाम लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुनाव जीत कर गए हैं, उनका नाम क्यों लिखा है? उनकी नियुक्ति क्यों होगी? वो तो निर्वाचित होकर गए हैं, लोगों ने चुना है उनको, वोट दिया है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको ध्यान से समझिए कि प्रधानमंत्री कहाँ का होता है? प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है ना। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं ना। ये बताइए, नरेंद्र मोदी जो हैं, जो चुनाव लड़े हैं, इनको कहाँ के लोगों ने वोट दिया है? इनके खुद के चुनाव में बनारस के लोगों ने वोट दिया है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़े? बनारस से चुनाव लड़े, ठीक है, बनारस से खड़े हुए थे, ठीक है।
तो बनारस के लोगों ने इनको वोट दिया है। तब क्यों कह रहे हो कि पूरे देश का प्रधानमंत्री है जब केवल बनारस के लोगों ने इनको चुना है? ध्यान से समझिएगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत आगे तक आपको काम आएगी। भैया जब पूरे देश के प्रधानमंत्री है तो केवल बनारस के लोगों ने क्यों वोट दिया? इस चीज़ को आप बहुत गहराई से समझ लीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नाम के पद का कभी भी वोट नहीं होता है। किसी भी मंत्री नाम के पद का वोट कभी भी नहीं होता है। ऐसा होता है, गृह मंत्री का चुनाव है, किसी को तो पता ही नहीं होता गृह मंत्री कौन बन जाएगा, रक्षा मंत्री कौन बन जाएगा। बाद में कैबिनेट बंटती है, किसी को भी मंत्री बना देते हैं जो लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। किसी को पता थोड़ी होता है, कोई चुनाव लड़ता है तो थोड़ी बोलता है कि अमित शाह जी चुनाव लड़ने गए, उस समय वो बीजेपी के अध्यक्ष थे जब उनको गृह मंत्री बनाया गया 19 के चुनाव के बाद। तो वो थोड़ी अहमदाबाद से चुनाव लड़े तो कहने जा रहे थे कि मैं गृह मंत्री बनूंगा, गृह मंत्री का चुनाव है, गृह मंत्री को वोट करिए। उसी तरह ये बोल देते हैं क्योंकि एक होता है कि बीजेपी पार्टी है, ठीक है, उनके प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट मोदी जी बनेंगे, लगभग फाइनल है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनता है वो एज अ लोकसभा सदस्य चुनाव लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़े और बनारस की जनता ने उन्हें वोट दिया उन्हें, और वो बनारस से लोकसभा सदस्य बने। फिर क्या हुआ, वो लोकसभा में गए, लोकसभा में बहुत सारे लोकसभा सदस्य हैं, तो उनमें से जो बीजेपी पार्टी के थे उन्होंने कहा कि मोदी जी जो लोकसभा सदस्य हैं हमारी ही तरह, उनको हम अपना नेता चुन रहे हैं। तो जो लोकसभा सदस्य में नेता चुना जाता है जिसके पास आधे से अधिक वोट होते हैं, वही फिर प्रधानमंत्री कहलाया जाने लगता है कि ये भैया प्रधानमंत्री बनेंगे, इनके पास आधे से अधिक वोट है। बात समझ रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री नाम का किसी भी पद का कभी चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है लोकसभा सदस्य का। वो लोकसभा सदस्य जब लोकसभा में जाता है और आधे से अधिक लोग, लोकसभा सदस्य आधे से अधिक कह देते हैं कि हमारा नेता होगा, तो उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पद सौंप देता है। ठीक है, कौन सौंप देता है? राष्ट्रपति सौंप देता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है कि ठीक है, तुमको आधे से अधिक लोग कह रहे हैं लोकसभा सदस्य कि ये वाला जो लोकसभा सदस्य है मोदी नाम का, इसको हमारा आप नेता मानिए, तो ठीक है, मैं तुमको प्रधानमंत्री नाम का एक पद दे दे रहा हूँ, नियुक्ति कर दे रहा हूँ तुम्हारी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और आपको ये कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं उपराष्ट्रपति और राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अब देखिए, अभी आप चाहें, अगर मैं आपसे अभी पूछूं क्यों नहीं करता है, अगर आपने अभी मेरी सारे लेक्चर को डिटेल में सुना होगा, ये जो मैंने अभी बताया आपको, तो आप आसानी से बता देंगे। मैंने क्या बोला? जिन भी पद पर निर्वाचन होगा, जनता या कहीं भी कोई व्यक्ति कहीं किसी को चुन रहा होगा, उनकी नियुक्ति नहीं होगी। और जब नियुक्ति नहीं होगी तो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करेगा, क्योंकि उनका निर्वाचन हुआ है, उनको चुना गया है जनता ने, या किसी भी तरह से किसी ने वोट दिया है। तो उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है ना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें वही लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और ये लोग शामिल होते हैं, जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको क्यों नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त नहीं किया जाएगा, इसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। क्यों नहीं नियुक्ति की जाएगी? क्योंकि चुन के आ रहा है। वैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं विधानसभा सदस्य के तौर पर चुन के आ रहे हैं। ठीक है, वो जीत कर आ रहे हैं, जनता उनको वोट दे रही है, इसलिए राष्ट्रपति उनको क्या नहीं करेगा? नियुक्त नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। राष्ट्रपति उसी की नियुक्ति करेगा जिसका चुनाव जनता ने ना किया हो, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा सदस्य के रूप में चुनकर आए हैं, ना कि कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर। इसलिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं विधायकी शक्तियों की। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हम पढ़ चुके हैं। संसद मतलब क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर इसकी विधायकी शक्तियों की बात कर लें, देखिए क्या करता है राष्ट्रपति? संसद के सत्रों को आहूत करता है, संसद के सत्रों को बुलाता है कि आ जाइए, कुछ कैबिनेट में इंपॉर्टेंट चीज़ें पास करनी है। सत्र अवसान करता है, सत्र को समाप्त करता है कि भाई हो गया, 2 महीने 3 महीने सत्र चल गया, अब अपने अपने घर जाइए, आप लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाइए, क्षेत्रीय काम संभालिए, फिर जरूरत होगी तो फिर बुलाया जाएगा। और लोकसभा को भंग करता है, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। मैंने जब आप लोगों को, मैं जब शासन प्रणाली पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति और इंडिया के राष्ट्रपति में क्या अंतर है। अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली है, ठीक है,
बहुत शक्तिशाली है। इंडिया का राष्ट्रपति कम शक्तिशाली है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो है, ठीक है, यूएसए और इंडिया, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ताकतवर है। इसलिए लोकसभा को भंग करने की ताकत नहीं दी गई, क्योंकि नहीं तो अल्टीमेट ताकत हो जाएगी, सत्ता का दुरुपयोग होगा। इंडिया का राष्ट्रपति कम ताकतवर है, तो इसको लोकसभा को भंग करने की ताकत दे दी गई, क्योंकि कम ताकतवर है तो कम से कम लोकसभा भंग करने की तो ताकत दो, नहीं तो कुछ रह ही नहीं जाएगा इसके पास तो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे भी बताया था, यहाँ दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, और क्या करता है, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। ठीक है, दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर भी लेक्चर दे सकता है, अकेले अकेले भी राष्ट्रपति चाहे तो स्पीच या लेक्चर दे सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद को अभिभाषण करता है। वही हम लोगों ने पढ़ा कि पहला सत्र जब भी स्टार्ट होगा, किसी भी कोई नई सरकार बनी, पहला सत्र है तो भैया राष्ट्रपति स्पीच देंगे, या फिर प्रत्येक साल, हर साल जो पहला सत्र होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें जो है भाषण देंगे कि भाई अच्छे से काम करना, अच्छे अच्छे नियम बनाना, अच्छे कानून बनाना, देश के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर संसद की बात करें, लोकसभा में कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा में कोई भी बिल पास हो गया, ठीक है, लेकिन वो कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमोदन या साइन नहीं कर देंगे। तो संसद में मतलब मैंने आपको बताया ही, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लोकसभा में बिल पास होगा, राज्यसभा में बिल पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगी। इसीलिए इन तीनों को मिलाकर संसद को विधायिका भी कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए, अगर राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, तो वो दोनों सदनों को, अगर मतलब किसी मुद्दे पर अलग अलग दोनों सदनों में असहमति है, तो चाहे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। एक ही बार में दोनों सदनों के लोगों को एक साथ बुला सकता है। ये किस अनुच्छेद में है, ये है 108 में। कैसे याद रखेंगे, देखिए 8 कैसे बन रहा है, ऐसे दो गोले बन रहे हैं, तो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य दोनों को एक साथ बुला लिया, दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके पास कोई विधेयक आए तो वापस लौटा सकता है पुनः विचार के लिए, कि ले जाओ दोबारा विचार करो, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, तुम अपना दोबारा विचार करके बताओ क्या है। लेकिन अगर धन विधेयक आएगा तब राष्ट्रपति को अप्रूवल देना ही पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर अप्रूवल दे के ही उसको भेज सकता है। ठीक है, बिना अप्रूवल के नहीं भेज सकता है, किसको, धन विधेयक को। ठीक है, धन विधेयक उसको पास करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया, देखिए धन विधेयक कब होता है, देश को धन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, सैलरी देने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, या किसी भी वजह से देश की ज़रूरत के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति दूसरे पार्टी का है और प्रधानमंत्री दूसरे पार्टी का, सरकार दूसरे किसी की चल रही है। ठीक है, अब यहाँ से लोकसभा से और राज्यसभा से कोई धन विधेयक गया, ठीक है, कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास, कि भैया हमारा दूसरे देश से युद्ध चल रहा है, हमको धन की ज़रूरत है, आप इस पे अप्रूवल दे दीजिए, तो जो भारत का जो धन है, हमारे पास जो संपत्ति है, उसमें से हम कुछ पैसा निकाल के हथियार खरीदें। अब राष्ट्रपति क्योंकि दूसरी पार्टी का है, वो चाहता है ये वाली पार्टी थोड़ी बदनाम हो, देश थोड़ा युद्ध हारे, या फिर इनका क्रिटिसिज्म हो, ठीक है, इनको लोग क्रिटिसाइज करें, तो भैया वो धन विधेयक पे पता चल रहा है अप्रूवल ही नहीं दे रहा है, धन निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, और भारत जो है खर्चा ही नहीं कर पा रहा, भारत सरकार, जिसकी सरकार चल रही है, हमारा देश इस वजह से घाटा हो रहा है, देश हार रहा है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया कि धन विधेयक कभी भी आ गया तो राष्ट्रपति को अप्रूवल देना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना रच रच के भारतीय संविधान को बनाया है। इस मामले में मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तारीफ़ करूंगा। विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन अगर एक संविधान निर्माता के तौर पर, एक स्कॉलर के तौर पर बात किया जाए, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को बहुत अच्छी तरह लिखा है। आप एक एक चीज़ में देख रहे होंगे कितनी बारीकियां हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, हमको हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोगों का सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम लोग अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इसलिए अपने आसपास आप लोग भाईचारा फैलाइए और धीरे धीरे देश को आगे बढ़ाइए। ठीक है, एक समय आएगा हम सब एक होंगे। ठीक है, जय भारत माता की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, संसद सदस्यों के मनोनयन का हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लोकसभा में आंग्य भारतीय समुदाय जो हैं उनके 2 व्यक्तियों को चुन सकता है। लोकसभा में कितने, 2 व्यक्तियों को चुन सकता है।
और अगर राज्यसभा की बात करें हम, तो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्य के क्षेत्र से 12 लोगों को राष्ट्रपति चुन सकता है। कहाँ? राज्यसभा में। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। लोकसभा में क्यों 2, कैसे याद रखेंगे? लोकसभा में देखिए चुनाव होता है, कितनी मारामारी रहती है लोकसभा टिकट की, मंत्री वहीं से ज़्यादा बनते हैं, तो लोकसभा में केवल 2 ही चुनने का अधिकार दिया गया। राज्यसभा के चुनाव का आपको हल्ला ही नहीं होता होगा, उतना पता ही नहीं चलता होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ज़्यादा जगह है, इसमें 12 दे दिया, ठीक है, इसमें 12 लोग चुन लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, अध्यादेश की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश की। भैया राष्ट्रपति को कोई ऐसा हक अधिकार है कि कोई नियम कानून निकाल के अपनी भी बात मनवा सके? तो हाँ है, अध्यादेश दिया गया है। अध्यादेश का अधिकार अनुच्छेद 123 में दिया गया है राष्ट्रपति को, जिसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश ला सकता है। कब ला सकता है? अगर संविधान में उस समय सदन जो है अगर ना हो, मतलब सदन से जब उस समय सदन कार्य ना अगर ना कर रही हो, सदन उस समय ना हो, ठीक है, सदन का जो अधिवेशन है वो समान रूप से ना चल रहा हो, सदन शुरू ना हुई हो, तो वो ऐसा कर सकता है कि अध्यादेश ला सकता है 123 के तहत, ठीक है। अब क्या होगा? ये अध्यादेश जो होगा वो अगर सदन शुरू हो गई तो फिर 6 हफ्ते के अंदर अंदर सदन में उस पर कोई ना कोई नियम बन जाना चाहिए, कानून बन जाना चाहिए। सदन शुरू होने के बाद वो 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कितने दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए? 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और वैसे ये 6 महीने तक काम करता है। अगर एक तरह से देखा जाए, अध्यादेश 6 महीने तक काम करता है। क्यों करता है? उसका भी रीज़न है। देखिए 6 महीने तक ही क्यों काम करता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो दो सदन के जो जो लोकसभा सदन, मान लीजिए लोकसभा सदन है, ठीक है, लोकसभा है, लोकसभा में जो 2 सत्र होंगे, इनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं हो सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में मीटिंग होनी ही होनी है, ठीक है, संसद की बैठक होनी ही होनी है 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो इसलिए 6 महीने इस अध्यादेश का टाइम रखा गया, क्योंकि जानते हैं 6 महीने के अंदर मीटिंग हो जाएगी, और 6 महीने के अंदर जैसे ही मीटिंग होगी उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर उस अध्यादेश पे कोई ना कोई नियम कानून बन जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नहीं तो फिर वो नहीं लागू माना जाएगा, उसको अध्यादेश को ख़त्म मान लिया जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नियम बना दिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति राज्य सूची के बारे में कोई अध्यादेश जारी कर दे, ठीक है, उसके बारे में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोनों सदन अगर कार्य कर रहे होंगे तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों सदन अगर सत्र में हों तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है, ठीक है। जब सदन कार्य ना कर रहे हों, सदन उस समय सत्र में ना हो, सब लोग अपने अपने लोकसभा और राज्यसभा ऐसे क्षेत्र में हो, अपना काम संभाल रहे हो, तब ऐसा राष्ट्रपति कोई आपातकाल वगैरह आने पर, कोई ज़रूरी काम आने पर, कोई ज़रूरी नियम होने पर कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो है सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और जो हमारी नभ सेना है, ठीक है, तीनों का हेड होता है, ठीक है। राजनीतिक शक्ति की बात कर लेते हैं। अगर भारत सरकार कोई भी किसी देश से समझौता करेगी या कोई भी दूसरे देश से कोई काम करेगी, संधि करेगी, तो उस संधि पर राष्ट्रपति का ही नाम होगा, राष्ट्रपति के नाम से वो संधि होगी। भले प्रधानमंत्री विदेश जाएं और अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई समझौता करें, लेकिन समझौता पे राष्ट्रपति का ही नाम होगा, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं राष्ट्रपति विदेश के जो राजदूत होते हैं विदेशों के लिए, उसको नियुक्त करते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्षमादान। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो चाहें तो किसी को मृत्युदंड वगैरह अगर किसी को मिला हुआ है तो उसको कुछ आधारों पर उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है, उनको ऐसा अधिकार दिया गया है। तो ये किसमें? अनुच्छेद 72 में। याद कैसे रखेंगे? 7(2), यानी कि 7(2), कोई अगर कोई मतलब वो है, कैदी है, ठीक है, वो छूटना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, या और बहुत सारे इसमें कंडीशंस हैं, ठीक है, और बहुत सज़ा काट भी चुका है, बहुत कुछ है, उसको मृत्युदंड वगैरह या कोई दंड मिल गया है, तो राष्ट्रपति चाहें तो अगर वो राष्ट्रपति से कह रहा है कि मेरा साथ दो, मुझे छोड़ दो, तो राष्ट्रपति चाहें तो आर्टिकल 7(2) यानी कि 72 के तहत उसको क्षमादान दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर और पेशेंस बना के रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक था, इसलिए समय लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो हम अब जब भाग 18 पढ़ेंगे तब आपातकाल पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जान दीजिए कि राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति आपातकाल में वो लागू कर सकता है, ठीक है, जैसे कि मौलिक अधिकारों का भी वो को हटा सकता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार और दोष सिद्धि के अधिकार को छोड़कर। अब देखिए राष्ट्रपति अगर किसी मामले में कोई देश के लिए नियम कानून है, ठीक है, कोई लोकसभा और राज्यसभा कोई बिल पास करके भेज दिया है,
अब जब तक राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर नहीं होगा वो कानून नहीं बनेगा। और राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये नियम कानून सही है या गलत है, कैसे है, क्या है। तो राष्ट्रपति ऐसे समय में उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर और न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है, परामर्श ले सकता है कि ऐसे संदर्भ में, इस संदर्भ में कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आ गया है और मुझे साइन करना है, मेरे साइन करते ही ये कानून बन जाएगा। मैं इस पर करूं ना करूं, क्या सही रहेगा देश के लिए या कानूनी तौर पर सही है नहीं सही है, परामर्श ले सकता है। लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ कर दीजिए, हो सकता है राष्ट्रपति मना कर दे, या सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है मत करिए, हो सकता है राष्ट्रपति कर दे, तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब देखिए राष्ट्रपति के पास एक बहुत विशेष पावर है। अभी तक हमने जो पढ़ा कि राष्ट्रपति यहाँ पे भी ऐसे हो गया तो कमज़ोर पड़ जा रहा है, ऐसे हो गया तो कमज़ोर पड़ जा रहा है, बहुत कम ताकत दी गई है। केवल किताबों में आपको लगता है कि राष्ट्रपति बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वास्तविक तौर पर कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है। लेकिन एक चीज़ है, राष्ट्रपति के पास है वीटो शक्ति। ठीक है, इसको जेब वीटो, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? पॉकेट वीटो मतलब कोई चीज़ पॉकेट में रख ली, निकाल ही नहीं रहे हो आप, ठीक है। या फिर इसको जेबी वीटो या जेब की वीटो भी कहते हैं, जेब में डाल ली कोई चीज़, निकाल ही नहीं रहे हैं। ये क्या है? देखिए, दरअसल लिखा क्या हुआ है संविधान में, संविधान में लिखा हुआ है हमारे कि अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 के तहत अगर कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर आ गया राष्ट्रपति के पास, तो उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितने दिन में राष्ट्रपति सिग्नेचर करके वापस भेजेंगे, ये निर्धारित नहीं किया गया है। अब क्योंकि समय सीमा का विधेयक पर अनुमति देने की, विधेयक पर सिग्नेचर करने की समय सीमा का अभाव है, समय सीमा के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं किया गया, ठीक है, कुछ लिखा ही नहीं हुआ है संविधान में, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ है कि राष्ट्रपति के पास एक जेबी वीटो हो गई है। किस तरह की? देखिए, कहीं लिखा हुआ नहीं है जेबी वीटो के बारे में, ये काल्पनिक शक्ति है। कैसी काल्पनिक शक्ति? इस तरह से है जेबी वीटो कि अगर राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, राष्ट्रपति के पास तो हक अधिकार उतने हैं नहीं, लेकिन राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास हुआ और राष्ट्रपति के पास आ गया कि भैया इसको साइन कर दीजिए, कानून बनेगा। और अगर राष्ट्रपति चाहता है कि ये कानून ना बने, अच्छा नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस पर साइन ही नहीं करेगा, उसको अपने पास रखा रहेगा, दबा लेगा, अपने जेब में डाल लेगा वीटो, ठीक है, अपने जेब में डाल लेगा। पॉकेट वीटो कहते हैं इसको, पॉकेट में डाल लेगा। जब उससे कहोगे भैया वो सिग्नेचर के लिए दिए थे आपको राष्ट्रपति जी, कहेंगे हाँ 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 देख रहे हैं देख रहे हैं, जेब में डाले हुए हैं। फिर कहेंगे हाँ हाँ देख रहे हैं, लेकिन जेब में डाले हुए हैं, समय सीमा कुछ निर्धारित है नहीं, तो अपना जेब में डाल गए, घूम रहे हैं, जेबी वीटो है, पॉकेट वीटो है, निकलवा नहीं करेंगे। बस ये एक शक्ति हो गई उनके पास कि किसी अगर कानून को उनको होने से रोकना है लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद भी, तब भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्या कभी ऐसा हुआ है? तो हाँ, जेबी वीटो का प्रयोग एक बार हुआ है। कब हुआ है? 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ये क्या विधेयक था? ये विधेयक ये था कि अगर ज़रूरत पड़े तो देश की, कोई ऐसा तो नहीं है कि उस समय देखिए मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, ये था कि भैया डाक के द्वारा सब अपने संदेश भेजते हैं। तो अगर हमको ये नियम बन रहा था कि लोकसभा राज्यसभा में कि अगर कोई किसी हमको डाक पे शक हुआ कि इस पत्र में लग रहा है किसी आतंकवादी ने कोई संदेश भेजा है किसी आतंकवादी को कि यहाँ पर मतलब बम ब्लास्ट होगा या कुछ होगा, तो हम उसको खोल के पढ़ सकते हैं, उस डाक को खोल के हम पढ़ सकते हैं, हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर बम ब्लास्ट होने वाला है, अगर किसी पत्र पे हमको शक हो रहा है तो इसको क्या किया उस समय के राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि नहीं ये गलत है, ये व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उस पर उसका उल्लंघन है। मान लीजिए किसी बॉयफ्रेंड ने किसी गर्लफ्रेंड को पत्र लिखा और पत्र में क्या क्या गलत सही बातें लिखी हैं, अपनी मोहब्बत की बातें लिखी हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड तक, उसकी महबूबा तक, या फिर किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए या किसी पत्नी ने अपने पति के लिए अपने दर्द को लिखा है, अपने प्यार को लिखा है, अपनी मोहब्बत को लिखा है, उसको कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तो ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 21 निजता का उल्लंघन हुआ, ठीक है। तो इसलिए ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया उस समय कि इस पर कोई निर्णय ही नहीं लिया, इसको अपने पॉकेट में डाल लिया, अपनी जेब में डाल लिया, निकाला ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पॉकेट वीटो, जेबी वीटो की ताकत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, बस थोड़ा सा पेशेंस और बना, बस ये हमारा लास्ट पेज है, अब ये ख़त्म हो गया हमारा। राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक था, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए हम इसमें देख लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। ये लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने।
देखिए डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर लें तो ये 2 बार लगातार भारत के उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है, और 1 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की हम बात करने जा रहे हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। ये क्या हुआ, ये एक ऐसे राष्ट्रपति बने जो भारत के उपराष्ट्रपति तो नहीं थे लेकिन लोकसभा सदस्य जरूर थे, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। नीलम नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं भारत के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये लोकसभा सदस्य थे, ठीक है। और ये 1 बार तो चुनाव हार गए पहले, लेकिन फिर दोबारा जो चुनाव हुआ तो निर्विरोध इनको चुना गया, सर्वसम्मति से इनको राष्ट्रपति बनाया गया। अगर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो है प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, ठीक है। अब देखिए जितने भी भारत के अभी तक राष्ट्रपति रहे उनको हम एक नज़र देख लेते हैं, इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो पूछे जाते हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। बस एक नज़र देख लेते हैं। देखिए इधर का तो आपको याद ही रहेगा, द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है, इससे पहले रामनाथ कोविंद, फिर प्रणब मुखर्जी जो हैं कांग्रेस के थे, ठीक है, प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, कौन नहीं जानता है, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। ऊपर कर देख लें, पहले जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग जान ही रहे हैं, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जान ही रहे हैं। फिर देखिए यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन जी हैं, ठीक है, वीवी गिरी जी हैं, ठीक है, हिदायतुल्लाह जी हैं, ये तो जो हैं कार्यवाहक थे, तो न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है, हिदायतुल्लाह जी, ठीक है। फिर जो है वीवी गिरी जी बने, फिर फारूकदीन अहमद बने, फिर बत्ती बने, फिर जीडी बत्ती बने, ठीक है, फिर नीलम संजीवा रेड्डी, जेल सिंह का हम पढ़ ही चुके हैं, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, आर के नारायण, ये सब लोग जो हैं भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो इनको बस एक बार देख लेना है। ऊपर का सीरीज हमको याद ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फिर हिदायतुल्लाह, ठीक है, फिर वीवी गिरी दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, हिदायतुल्लाह के बाद, ठीक है, वीवी गिरी के बाद हिदायतुल्लाह, फिर गिरी दोबारा बन जाते हैं, फिर जो है अली अहमद बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे तो हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम इस पार्ट में केवल थ्योरी रखते हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोग अभी तुरंत जाके, हमने वो वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया, इसके सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के, ठीक है, 118 को 120 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं दूसरे वीडियो में। इस थ्योरी को देखने के बाद आप तुरंत अभी जाके वो वाला वीडियो देखिए और सारे इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए जिसमें हमने सॉल्व करवाया, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो आपको थ्योरी पोर्शन अच्छा लगा है तो इस थ्योरी पोर्शन के नीचे भी जाके आप लोग पहले कमेंट करिए कि आपको ये थ्योरी कैसे लगी, और उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाके अभी तुरंत जो हमने वीडियो डाला हुआ है उसको सॉल्व करिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and God bless you all.